Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 3.4.2 which is variable. ओके वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एचटीएमएल लैंग्वेज को हमने क्यों यूज किया था, सीएसएस लैंग्वेज को क्यों यूज किया और अब हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को क्यों यूज करने लगे हैं। ओके लेट गेट स्टार्टेड। जब भी हम लोग कोई वेब पेज डिवेलप करते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक कंटेंट होता है, जितने एलिमेंट होते हैं, लाइक पैराग्राफ हो गया, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गई, या हम लोग जो है वो हेडिंग्स वगैरह ऐड कर होते हैं, जितना कंटेंट होता है वो हम लोग एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू ऐड करते होते हैं। इसके बाद ये सब कुछ ऐड करने के बाद ऑब्वियसली हमने उसकी स्टाइलिंग करनी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेब पेज है, यहाँ पे हमने हेडिंग ऐड की है, उसका कलर सेट करना होगा। कोई इमेज ऐड की है, उसके साइज को सेट करना होगा। इसी तरीके से कोई एनिमेशन ऐड करनी है तो वो हम लोग सब कैसे करेंगे, जो स्टाइलिंग होगी इस वेब पेज की वो हम लोग सीएसएस के थ्रू ऐड करते होते हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक वेब पेज के अंदर कोई बटन बनाया है, ठीक है, अब उसकी हम लोगों को स्टाइलिंग करनी है, वो भी हम लोग सीएसएस के थ्रू करेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली लॉजिक ऐड करने के लिए होता है कि फॉर एग्जांपल हमने जो बटन बनाया है वो क्या काम कर रहा है, या बटन को क्लिक करने से क्या होगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू ऐड करते होते हैं। जितनी लॉजिक है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू ऐड करते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है उसके थ्रू यूजर जो है वो वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बटन है तो इस पे क्लिक कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज वेरिएबल, और हम आज उसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है और उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वैल्यू वैल्यू स्टोर करवानी है कि ताकि हम बाद में उस वैल्यू को यूज कर लें, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल के थ्रू हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम लोग मैथ्स की बात करें, इन मैथमेटिक्स वेरिएबल आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल करेक्टर, ठीक है। अब वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मैथ में, हम लोग यूजली जो है वो एक्स के थ्रू, वाई के थ्रू, जेड के थ्रू हम लोग वेरिएबल्स बना देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 2 है, वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। वेरिएबल होता ही क्या है, बेसिकली वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, टाइमली। लेकिन अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग एक्स वाई और जेड नहीं रख रहे होते बल्कि कोई भी मीनिंगफुल नेम रख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसके हमने मार्क्स स्टोर करवाने हैं एक वेरिएबल के अंदर, तो हम लोग वेरिएबल का नाम ये नहीं रखेंगे एक्स इक्वल टू 100 कि एक स्टूडेंट के मार्क्स 100 है जो कि हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिए, बल्कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। हम लोगों ने मार्क्स इक्वल टू 100 रख लिया, ठीक है। एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मार्क्स है, और उसके अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर करवाई है, उसके अंदर हम लोगों ने 100 वैल्यू स्टोर करवाई है। अब ये जो नेम है ये मीनिंगफुल नेम है क्योंकि ये बता रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये 100 क्या चीज़ है, ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, कि ये किसी भी चीज़ के मार्क्स हैं। तो इसलिए हमें वेरिएबल का जो नेम है वो मीनिंगफुल रखना होगा ताकि अगर हम उसको बाद में यूज करें तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में हमें ये ना सोचना पड़े कि व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई एंड व्हाट इज जेड। जब हमने मार्क्स रखा होगा तो हमें पता होगा कि यहाँ पे मार्क्स स्टोर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी पर्सन की एज स्टोर करवानी है तो हम लोग उसका इस तरीके से एज वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है, इस एज नेम के साथ वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एज जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखनी है, एज कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, किसी भी हम लोग केस में वेरिएबल्स बना सकते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल है बैड नेम, ठीक है, एक्स, दूसरा एक्स है, ये एक बैड नेम है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये हमें कुछ नहीं बता रहा कि इसके अंदर कोई भी अगर वैल्यू स्टोर हुई है तो ये कौन सी वैल्यू होगी, ठीक ठीक है, ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा। लेकिन गुड नेम जिसका रिवॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई रिवॉर्ड स्टोर करवाना है तो हम लोग रिवॉर्ड नाम के वेरिएबल बना लेंगे। हमने कोई जो है वो स्टूडेंट नेम एंटर करना है या स्टूडेंट नेम स्टोर करवाना है तो हम लोग जो वेरिएबल का नेम है वो हम लोग स्टूडेंट नेम रख लेंगे। इसी तरीके से अगर हमने किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो हम लोग वेरिएबल का नाम मार्क्स रख लेंगे। ओके, यहाँ तक तो हो गया वेरिएबल्स। अब जो वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं, ये हमने बात अभी डिस्कस की है कि वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं या कोई ना कोई डाटा स्टोर करवा रहे हैं, राइट। अब वेरिएबल के अंदर जो हम लोग डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं, ऑब्वियसली उस डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। डेटा एक टाइप का तो नहीं होता कि वेरिएबल के अंदर हमेशा कोई ना कोई नंबर एंटर होगा। वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई अल्फाबेट भी जो है हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, कोई वर्ड स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अली हमने स्टोर करवाना है वेरिएबल के अंदर तो वो हम करवा सकते हैं। कोई फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई लेटर एंटर करवाना है तो वो भी हम स्टोर करवा सकते हैं, ये भी एक डाटा है।
इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो है कोई ट्रू फॉल्स इस तरह से कोई भी वो स्टोर करवाना है, ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू वो हमने स्टोर करवानी है। तो डाटा जो है वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के डाटा को हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग नंबर्स को स्टोर करवा सकते हैं, लाइक 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9। कोई अच्छा स्ट्रिंग क्या चीज होती है? स्ट्रिंग होता है कि हम लोग जब भी कोई वर्ड एंटर या वर्ड हो गया या सेंटेंस हम लोग स्टोर करवा रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो वो स्ट्रिंग होती है। जो उसकी टाइप होती है उस डाटा की, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो स्टूडेंट नेम जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, ये एक हमने वेरिएबल बनाया, राइट। और इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है वो अहमद स्टोर करवा दिए। अब ये क्या है, ये इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ड है, वर्ड हो या सेंटेंस हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, एक सेंटेंस भी स्टोर करवा सकते हैं या कोई वर्ड भी स्टोर करवा सकते हैं। तो उसकी डाटा टाइप होगी वो कौन सी होगी, वो स्ट्रिंग होगी। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो हम लोग, अब जैसे नंबर्स है ना, तो हमने जस्ट नंबर को इस तरीके से स्टोर करवा लिए। लेकिन जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है उसको हम लोग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते होते हैं, राइट। ठीक है, ये डबल कोट्स है और इनके अंदर हम लोग अल्फाबेट्स हो गए या ये मतलब जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना उनको हम स्टोर करवा सकते हैं। एक और होता है करेक्टर, जिसमें हम लोग जस्ट जो है वो सिंगल लेटर स्टोर करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल करेक्टर है, ठीक है, एक डेटा टाइप, और इसके अंदर हम लोग ए स्टोर करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंगल लेटर भी स्टोर करवा सकते हैं। तो उसको हम लोग उसको सिंटेक्स क्या होता है, उसको इस तरह से सिंगल कोट के अंदर स्टोर करवाते हैं। इसको हम डबल कोट्स के अंदर स्टोर करवाते हैं, जो सिंगल लेटर होता है, सिंगल अल्फाबेट होता है, उसको हम लोग सिंगल कोट के साथ स्टोर करवा रहे होते हैं। इसके अलावा बुलियन डाटा टाइप भी होती है, बुलियन में हमेशा ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू को हम लोग स्टोर करवाते हैं। और उसके बाद कोई डबल कोट्स नहीं आते, क्योंकि ये जस्ट इसमें दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, और हम लोग बुलियन डाटा टाइप के अंदर इसको स्टोर करवा रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वेरिएबल किस तरीके से बनाया जाता है, ऑब्वियसली उसके भी रूल्स होते हैं। वेरिएबल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो कभी भी हम लोग नंबर्स के साथ वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट नेम हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टूडेंट नेम है, तो हम लोग लिखते हैं 1 और आगे लिखते हैं स्टूडेंट नेम। तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। इसके अलावा जो है हम लोग इसके बीच में गैप नहीं दे सकते, लाइक हम लोगों ने लिख दिया स्टूडेंट, गैप दे के हमने लिख दिया नेम, एक वेरिएबल क्रिएट करें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हमें अगर इस तरीके से कोई दो अल्फाबेट्स स्टोर करवाने हैं या दो वर्ड स्टोर करवाने हैं, तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से अंडरस्कोर का साइन ऐड करते हैं, राइट। बीच में कभी भी गैप नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं आ सकता। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अब हम लोगों ने आगे कोई नंबर लिखना है कि हम लोग 5 स्टूडेंट के नेम स्टोर करवा रहे हैं, तो हम लोग स्टूडेंट नेम 1 इस तरीके से अब लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग स्टूडेंट नेम 2 लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कोई नंबर हम लोग ऐड नहीं कर सकते। और अगर हम लोगों ने डिफरेंट वर्ड्स लिखने हैं तो बीच में हम लोग अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, ताकि जो है वो इनका डिफरेंस क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे मार्क्स स्टोर करवाने हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टूडेंट के। हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया मार्क्स, ठीक है। और वेरिएबल बनाने के बाद उसको हम लोगों ने वैल्यू दे दी 20, ठीक है। अब हम लोग इसको वेब पेज के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, तो वेब पेज पे शो करवाने का क्या तरीका हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और हमने कुछ वेब पेज के ऊपर शो करवाना है, तो हम लोग लिखते होते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये फंक्शन होता है। इसको यूज करते हुए हम लोग कुछ भी डिस्प्ले करवाना है अगर हमने वेब पेज के ऊपर, तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स, राइट। तो जब हम लोग वेब पेज के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी, वहां पे मार्क्स नहीं लिखा आएगा बल्कि मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ओके, लेकिन अगर हम लोगों ने बाय मिस्टेक यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कैपिटल एम से, ठीक है, मार्क्स को हमने कैपिटल एम से लिखा है, और यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने क्या की है, यहाँ पे स्मॉल एम लिख दिया है, ठीक है। तो क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो लोअर केस में लिख दिया, ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने अपर केस के साथ इसको डिक्लेयर किया था या इस वेरिएबल को बनाया था। और जब हमने इसको प्रिंट करवाने की बारी आई तो हम लोगों ने इसके साथ क्या किया कि हमने इसको लोअर केस के साथ प्रिंट करवा दिया। तो अब क्या करेगा, जो वेरिएबल्स है, जो जावास्क्रिप्ट है, इसको डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर करेगा, इसको डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर करेगा। जो जावास्क्रिप्ट है वो ढूंढेगा कि कहाँ पे मार्क्स की वैल्यू है, ठीक है। पूरे कोड में उसको कहीं भी मार्क्स की वैल्यू नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है।
ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। तो इसलिए इस बात को आपने माइंड में रखना है कि जिस केस के साथ, ठीक है, लोअर केस है अपर केस है, जिस केस के साथ आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, वही वैल्यू आपने या वही नेम जो है उसी तरीके से उसी केस के साथ आपने नेक्स्ट टाइम भी उसको यूज करना है। जैसे अगर हमने यहाँ पे मार्क्स लिखा है तो कैपिटल एम होगा, बाकी सब लेटर्स स्मॉल होंगे। ओके, तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर फॉर एग्जांपल हमने रिवॉर्ड के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और नेक्स्ट टाइम हम उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं कैपिटल आर के साथ, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, ये डिफरेंट वेरिएबल है और ये डिफरेंट वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है व्हाट इज डिक्लेयरिंग एंड व्हाट इज इनिशियलाइजिंग। ठीक है, डिक्लेयरिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल बनाना, ठीक है, वेरिएबल को बनाना, ठीक है, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स, तो ये क्या किया हम लोगों ने, वेरिएबल डिक्लेयर किया। ओके, अब ऑब्वियसली इसका सिंटेक्स होता है, इसका प्रॉपर जो है वो वे होता है वेरिएबल बनाने का। जैसे हम लोग मार्क्स तो नहीं लिखेंगे, इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, VAR वार लिखते होते हैं, ठीक है, आगे हम लोग लिख देते हैं मार्क्स। ये हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिए। लेकिन जो अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हम लोग ये यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं हम लोग, या लेट कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं, या हम लोग कॉन्स्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट लिख रहे होते हैं और उसके साथ हम लोग कोई भी वेरिएबल लिख रहे होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमें ये मतलब हमारे माइंड में आया कि आगे जाके कोड में हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, जो भी वेरिएबल को वैल्यू हमने दी है, आगे कोड में आगे जाके हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लोग लेट के साथ वो वेरिएबल बना दें, लेकिन हमें ये हो के नहीं, आगे जाके हमें वैल्यू नहीं चेंज करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 कांस्टेंट होती है, हमें कहीं भी पूरे कोड में चेंज नहीं करनी पड़ेगी, तो हम उसको कॉन्स्ट के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। तो वेरिएबल जो है हम लोग मोस्टली लेट के साथ ही वेरिएबल को बना रहे होते हैं या डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। डिक्लेयर का क्या मतलब होता है, वेरिएबल को बनाना। वेरिएबल कैसे बनते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं पहले लेट या कॉन्स्ट, ठीक है, उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग डिक्लेरेशन करें वेरिएबल की, तो डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करते होते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं लेट, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मार्क्स। तो ये होगी डिक्लेरेशन। ओके, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मल्टीपल वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर इन वन लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करें, ठीक है, इसी तरीके से एज नाम का वेरिएबल भी क्रिएट करें। तो हम कैसे करेंगे कि एक ही लाइन में ये पॉसिबल है कि हम लोग लेट लिखें, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने लिख दिया मार्क्स, कोमा, ठीक है, कोमे के साथ हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की एज भी स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हमने उसके भी अगेंस्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर दिए। एक हम लोगों ने जो है वो नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद आखिर में हम लोग टर्मिनेटर यूज करते हैं। तो ये भी तरीका होता है, ठीक है, एक लाइन में डिफरेंट हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं और डिफरेंट लाइंस को यूज करते हुए भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन में हम लोगों ने लिख दिया लेट मार्क्स, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने लिख दिया लेट एज, नेक्स्ट लाइन में लिख दी है लेट नेम, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं वेरिएबल को क्रिएट करने का, ये भी वे है और ये भी वे है डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट करने का, राइट। और आखिर में हम लोगों ने फॉर एग्जांपल सेमीकोलन यूज कर लिए। ओके, अब उसके बाद इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, जिससे यहाँ पे उन्होंने दो वेरिएबल क्रिएट, थ्री वेरिएबल क्रिएट की है, ठीक है। कौन सा कीवर्ड यूज किया, इसे कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। थ्री कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, एक है VAR, एक है लेट और एक है कॉन्स्ट। नॉर्मली हम लोग जो है वो लेट ही यूज करते हैं क्योंकि वेरिएबल जो है वो बहुत ओल्ड हो चुका है। तो जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें लेट यूज कर रहे होते हैं। तो आप डिफरेंट मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, इसमें हम लोगों ने इस लाइन में हम लोगों ने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं या तीन वेरिएबल बनाए हैं या तीन वेरिएबल क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम हम लोग जब वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल को क्यों बनाते हैं, ताकि उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर सकें। तो इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना, ठीक है, कोई भी वैल्यू उसको दे देना। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मार्क्स नाम का VAR, हम लोगों ने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद अगर हम इसको वैल्यू दे दें, फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यू दे दी 80, ठीक है। इस लाइन में हमने क्या काम किया है, डिक्लेरेशन की है कि वेरिएबल कीवर्ड के थ्रू एक
अगर कहते हैं मार्क्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, मार्क्स वेरिएबल क्रिएट किए। क्रिएट करने के बाद इस वेरिएबल को बनाने के बाद हमने साथ ही इसको एक वैल्यू भी दे दी है, एक वैल्यू भी असाइन कर दी है। तो जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जैसे अगर आप इस लाइन में देखें तो एक हम लोगों ने रिवॉर्ड नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, जब इसके साथ कीवर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। साथ ही रिवॉर्ड हम लोगों ने क्या दे दिया, इसको वैल्यू भी असाइन कर दी है 5000। ठीक है, तो इस लाइन में डिक्लेरेशन भी की है और इसी लाइन में हमने इनिशियलाइजेशन भी की है। इसी लाइन में हमने एक वेरिएबल को बनाया भी है जिसका नाम रिवॉर्ड है। ठीक है, और उसके बाद साथ ही हमने उसको एक वैल्यू 5000 असाइन भी कर दी है। गुड प्रैक्टिस क्या है कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसके बाद इनिशियलाइज करना। ठीक है, कि जो हम लोग इनिशियलाइज करें वेरिएबल को और डिक्लेयर करें वो एक ही टाइम पे करें। ठीक है, एक ही लाइन में करें। जैसे इस लाइन में हमने एक ही टाइम पे हम लोगों ने वेरिएबल बना भी दिया और वेरिएबल असाइन भी कर दिया। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो एक लाइन में मार्क्स नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन कर लिया है और नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जाके अब हम लोग दोबारा वेरिएबल साथ जो कीवर्ड है वो नहीं लिखेंगे, VAR नहीं लिखेंगे। जब एक दफा बन गया तो बस उसके बाद हमने VAR नहीं लिखना, हम नेक्स्ट टाइम हम उसको यूज करेंगे। अब एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बन गया, उसको हम लोग अब वैल्यू कोई भी असाइन कर रहे हैं, ठीक है, 5000। तो इस तरह से भी पॉसिबल है कि एक लाइन में हम लोग डिक्लेरेशन करें और एक लाइन में हम लोग इनिशियलाइजेशन करें। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही लाइन में हम लोग दोनों काम कर लें और डिफरेंट लाइन में हम दोनों काम कर लें। दोनों पॉसिबल है। लेकिन इसमें अगर हम लोगों ने डिफरेंट लाइन में अगर हमने वैल्यू साइन करनी है तो अब हम लोग यहाँ पे VAR नहीं लिखेंगे, बस वो फर्स्ट टाइम लिखते होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल आ गई है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हम लोग HTML का कोड लिख रहे हैं इस वजह से हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया है। इसके बाद हम बॉडी का टैग यूज करें। बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखते होते हैं, जो कुछ हमने अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना हो। क्योंकि एक अब इसके अंदर एक लॉजिक ऐड हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट नाम का टैग यूज कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि यहाँ से अब जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज स्टार्ट हो गई है। टाइप क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारा टेक्स्ट है जिस वजह से हमने टाइप लिख लिया। अगर हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग टाइप लिखें तो जस्ट हम लोग इस तरीके से स्क्रिप्ट का टैग भी यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम लोग की टाइप नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखें, कोई मसला नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करें, नेक्स्ट लाइन पे जस्ट हम लोगों ने क्या की है, डिक्लेरेशन की है। हम लोगों ने तीन वेरिएबल्स को क्रिएट किया है, तीन वेरिएबल्स बनाए हैं। कौन कौन से, एक A नाम का वेरिएबल बनाया है, एक B नाम का वेरिएबल बनाया है और एक रिवॉर्ड नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, कैसे पता चला कि यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो कीवर्ड यूज हो रहा है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स को क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे जो हम लोगों ने एक रिवॉर्ड नाम का वेरिएबल बनाया था उसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी है 5555। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, यहाँ पे रिवॉर्ड को तो वैल्यू मिल गई लेकिन ना ए को हमने दी है ना बी को हमने दी है। तो इस लाइन में आके हम ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं और इस लाइन में आके हम लोग बी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी अजीब सी वैल्यू है। कैसे है कि ए को क्या वैल्यू मिली है, रिवॉर्ड मॉड्यूलस 10। अब ये कौन सी वैल्यू है, अब इसमें क्या होगा कि रिवॉर्ड की जो भी वैल्यू होगी, रिवॉर्ड की क्या ऊपर वैल्यू है, हमने वैल्यू असाइन की है 55। तो रिवॉर्ड की जगह वही वाली वैल्यू यूज होगी जो हमने ऊपर वाली लाइन में इसको असाइन की है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेटली देखें तो A इक्वल टू रिवॉर्ड मॉड्यूलस 10 है। ओके, अब रिवॉर्ड की क्या वैल्यू है, रिवॉर्ड की वैल्यू की जगह, रिवॉर्ड वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू हम लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने 10 के साथ इसका मॉड्यूलस लेना है। कैसे लेंगे, 5555 को हम अंदर रखेंगे, 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 10 5 सा 50, रिमेनिंग आंसर जो है 5 आ गया। ऊपर से हम लोग नीचे 5 लेके आएंगे, 10 5 ज़ा 50, फिर उसके बाद क्या होगा, 5 आ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे 5 आ जाएगा और 10 5 ज़ा 50। आंसर क्या आ गया, मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 5। तो मॉड्यूलस में क्या होता है, हम लोग रिमाइंडर बेसिकली फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जो रिमाइंडर आएगा, अब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 5 आ गया क्योंकि हम मॉड्यूलस ले रहे हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर इसकी जगह क्या आ जाएगा 5। तो जब ये सॉल्व होगा, सॉल्व करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, वो ए की वैल्यू होगी। ऊपर तो हमने रिवॉर्ड को एज इट इज एक सिंपल वैल्यू दे दी है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक मॉड्यूलस परफॉर्म हो रहा है, जो भी उसका आंसर आएगा, जैसे इस केस में 5 आंसर आया है, तो वो वैल्यू ए को मिल जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ए के पास 5 वैल्यू आ गई है और रिवॉर्ड के पास क्या वैल्यू है, 5 5 5 5। ओके, अब उसके बाद बी की क्या वैल्यू है, अब बी की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। बी की वैल्यू है, बी को हम लोगों ने क्या कहा हुआ है कि रिवॉर्ड जो है वो डिवाइड होगा किसके साथ, 10 के साथ, और जो भी आंसर आएगा वो उसका वो आंसर किसको मिल जाएगा, वो बी को मिल जाएगा। अब हम लोग रिवॉर्ड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और उसके बाद सॉरी यहाँ भी हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम लोग जो है उसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। 10 5 50, 5 आंसर आ गया, फिर नीचे 5 आ जाएगा, 10 5 50, 5 आंसर आ गया। अगेन हम लोग करेंगे 5 50, 5 आंसर आ गया। अब हम लोग पॉइंट लेंगे और जीरो, क्योंकि हम डिवाइड करें तो हम प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, 10 5 50। ओके, अब यहाँ पे डिवाइड में क्या होता है कि जो ऊपर क्वोशंट होता है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ये इसका आंसर होगा, तो अब बी के पास कौन सी वैल्यू आएगी, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 5 5 5.5। ठीक है, अब ये वैल्यू किसको मिलेगी, ये वैल्यू बी को मिल जाएगी। तो इस लाइन में हम लोगों ने मतलब ए को वैल्यू असाइन की है और इस लाइन में हमने बी को वैल्यू असाइन कर दी है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जो ए की वैल्यू आई है और जो बी की वैल्यू आई है वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो। तो जो कुछ भी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेब पेज के ऊपर शो करवाना होता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो वेब पेज के ऊपर शो हो। ठीक है, इस तरह से करके पहले ए की वैल्यू हो, ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से करके बी की वैल्यू शो हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से करके एक आउटपुट जो है वो वेब पेज के ऊपर शो करवानी है, तो हम लोग इसके लिए कैसे कोड लिखेंगे, 5 किसकी वैल्यू है, ए की, तो जस्ट हम लोग ए लिख देंगे। ठीक है, अब ए क्या है, ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगी। फिर हम चाहते हैं कि एक कोमा आए, कोमे के बाद हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डैशेस के बाद फिर बी की वैल्यू हो। अब हम लोग जो डैशेस ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए जो कुछ हम लोग एज इट इज शो करवाना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर, जैसे ये डैशेस हम लोग चाहते हैं कि एज इट इज हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाए, तो जो कुछ भी हम लोग एज इट इज उसी तरह वेब पेज के ऊपर शो करवाना चाहते हैं वो हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ये होते हैं डबल कोट्स। और इसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो एज इट इज शो हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ए लिख रहे हैं उसके ऊपर डबल कोड ऐड करें तो ये ए एज इट इज हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा, इसकी वैल्यू शो नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जो इसकी वैल्यू 5 है वो स्टोर हो, तो हम लोग जस्ट ए लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बी की वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे बी लिख देंगे और उसके बाद टर्मिनेटर यूज कर लेंगे। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। बस यहाँ तक हम लोगों ने कोड लिखना था। इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि बस उसके बाद हम कुछ भी नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो टैग है वो क्लोज कर दिया है, बॉडी का टैग क्लोज कर दिया और एचटीएमएल का टैग क्लोज कर दिया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी 5। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएंगे, डैशेस हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखी थी, और उसके बाद बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगी। इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी आउटपुट आती है। ओके, यहाँ से हम लोग जाएंगे विजुअल स्टूडियो के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जो है वो फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद हम लोग करेंगे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के बाद हम लोग यहाँ पे ये डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर हम लोग एक फोल्डर अपना क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ न्यू वाले ऑप्शन में जाके यहाँ फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नेम दे दिया जावा प्रैक्टिस, ने फोल्डर को नेम दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट फोल्डर। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे यस आई ट्रस्ट द ऑथर। ओके, यहाँ से हम लोग अपनी फाइल क्रिएट करेंगे एचटीएमएल की। यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे और यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग दे देंगे वेरिएबल का नाम।
वेरिएबल, और उसके बाद हम लोग एक्सटेंशन हमेशा यूज करते होते हैं, क्योंकि हम लोग HTML का कोड लिख रहे हैं, इस वजह से हम लोग एक्सटेंशन लिखेंगे .html। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने जो है वो कोड कॉपी कर लिया, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं, वहां से मैंने Ctrl+C करके यहाँ पे मैं Ctrl+V करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा। ओके, ये एज इट इज वही कोड है जिसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसको मैं करूंगी Ctrl+S सेव करने के लिए, उसके बाद राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाऊंगी, और यहाँ पे मेरे पास इसकी आउटपुट शो हो गई है। ठीक है, अब जो कुछ मैंने document.write के थ्रू अपने वेब पेज पे लिखवाना चाहा, वही यहाँ पे प्रिंट हो गया। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या थी, 5। ठीक है, और वो यहाँ पे शो हो गई है। इसी तरीके से उसके बाद यहाँ पे डैशेस आ गई हैं, फिर उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई है। ओके, तो इस तरह से जो है उसकी आउटपुट शो हो रही है। हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू अगर चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो इसका आंसर होगा वो भी चेंज होगा। तो Ctrl+S करके राइट क्लिक करके ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, तो यहाँ पे इसका आंसर चेंज हो गया। ओके, दोबारा अपने नोट्स की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, पहले जो हम लोग वैल्यूज असाइन कर रहे थे वेरिएबल को, वो जस्ट नंबर में थी, लेकिन इस केस में हम लोग जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है उसमें भी हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल्स को। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया, बॉडी का टैग यूज किया, इसके अंदर हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग यूज किया। ठीक है, टाइप टेक्स्ट है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम नेम है। ठीक है, और किसके थ्रू बनाया, वेरिएबल VAR कीवर्ड के थ्रू हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। और उसके बाद इसी लाइन के अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वैल्यू असाइन करना किसी भी वेरिएबल को। हम लोगों ने एक ऐसा नेम है जो वेरिएबल को असाइन कर दी है वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि ये वर्ड था एक, तो इसलिए हमने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, जिसकी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को हमेशा हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जस्ट हमने इनिशियलाइजेशन नहीं की, हमने इस वेरिएबल रिवॉर्ड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। इसको वैल्यू असाइन नहीं की, बल्कि इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाके वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, एक रिवॉर्ड नाम का हमने ऊपर वाली लाइन में वेरिएबल बनाया था, जिसको हम लोगों ने 5000 वैल्यू असाइन कर दी है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों ने दो वेरिएबल बनाए हैं, जिसका नाम नेम है और जिसका नाम रिवॉर्ड है, इस इनको जो भी वैल्यू असाइन की है वो दोनों वेब पेज के ऊपर शो हो जाए। तो वेब पेज के ऊपर इन दोनों की वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम लोग document.write का फंक्शन यूज करते हैं। और उसके अंदर सबसे पहले हम लोग ने लिख दिया नेम। ठीक है, नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हो, गेट्स आर रिवॉर्ड ऑफ रुपीज। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये लाइन एज इट इज हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाए, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद कोमा, और हम चाहते हैं कि अब जो रिवॉर्ड नाम का हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है, जिसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन की है 5000, वो भी हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाए। तो जो जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग शो करवाना चाहते हैं, हम लोग जल्द उस वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, उस वेरिएबल को लिख लेते हैं। अब यहाँ नेम की जगह क्या लिखा आएगा, एहसन। राइट, उसके बाद ये एज इट इज लिखा आएगा, गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज, और उसके बाद रिवॉर्ड आ जाएगा 5000। ओके, उसके बाद हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिया, बॉडी का टैग क्लोज कर दिया, HTML का टैग हमने क्लोज कर दिया। इसकी आउटपुट क्या आएगी, एहसन गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 5000, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये जो एहसन नेम जो वेरिएबल बनाया था उसको हमने वैल्यू असाइन की एहसन। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज जो है वो शो हो जाएगा, और उसके बाद रिवॉर्ड की वैल्यू हमने 5000 दी थी, जो हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगी। ओके, अभी तक तो हम लोग ये काम कर रहे थे कि वेरिएबल्स को खुद वैल्यू असाइन कर रहे थे जब हम लोग एक कोड लिख रहे हैं। ठीक है, कोड लिखते वक्त हम लोग खुद वैल्यू असाइन कर देते हैं वेरिएबल को। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम लोग एक वेबसाइट बना लें, उसके बाद जब कोई भी यूजर उस वेबसाइट को यूज करे, तो वो अपनी मर्जी से वैल्यूज ले। ठीक है, यूजर खुद अपनी वैल्यू ले। फॉर एग्जाम्पल, वो चाहता है कि दो नंबर्स को ऐड करना चाहता है। ठीक है, 2 + 3, दो नंबर्स को ऐड करना चाहता है। तो वो जब उस वेबसाइट को यूज करे, तो उस वक्त वो खुद वहां पे 2 वैल्यू ले और 3 वैल्यू ले। ठीक है, पहले से हम लोग कोड लिखते वक्त कोई भी वेरिएबल को वैल्यू ना दे दें। ठीक है, उस वक्त यूजर जब उस वेबसाइट को यूज करे, वो खुद वैल्यू ले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इनपुट हम लोगों ने लेनी है यूजर से, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, विच इज प्रॉम्प्ट। ठीक है,
एक प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है, इसका काम क्या होता है कि ये वैल्यू लेता है यूजर से। ठीक है, जो उस वेबसाइट को यूज कर रहा है उससे वो वैल्यू लेते हैं। हम लोग खुद, जो डेवलपर है जो इस कोड को डेवलप कर रहा है, वो वैल्यू खुद ना दे, जैसे हम लोगों ने ऊपर सारी खुद वैल्यूज दी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन यूज करते हैं जो कि यूजर से इनपुट ले रहा होता है। ओके, इसके थ्योरी को पढ़ते हैं। वी कैन आस्क द यूजर फॉर इनपुट यूजिंग द प्रॉम्प्ट फंक्शन। हम लोग यूजर से कहते हैं कि आप कोई भी वैल्यू एंटर करें। ठीक है, और उसके बाद जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी। इट शोज अ स्मॉल पॉपअप बॉक्स। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो जब हम लोग अपनी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास अपनी वेबसाइट ओपन होती है तो वहां पे इस तरह का एक पॉपअप बॉक्स आता है। इसके अंदर यूजर वैल्यू अपनी एंटर करता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे किस तरीके से यूजर अपनी वैल्यू एंटर करेगा, पहले हम लोगों ने एक आईपी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, वी आर वार कीवर्ड के थ्रू एक वेरिएबल बना लिए। अब इस वेरिएबल को साथ ही हम लोगों ने वैल्यू भी असाइन कर दी है, और वैल्यू क्या है, ये वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन यूज किया। ठीक है, इस तरीके से प्रॉम्प्ट। अब इसके अंदर जो कुछ हमने लिखा है ना, वो इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा है इनपुट अ नंबर प्लीज। ठीक है, जैसे ही हम लोग अपनी वेबसाइट को रन करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स शो होगा। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर क्या लिखा आएगा, इनपुट अ नंबर प्लीज। फिर इसके अंदर यूजर अपनी कोई वैल्यू एंटर करेगा। जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल इसने वैल्यू एंटर कर दी 3, वो इस वाली वेरिएबल को मिल जाएगा। ठीक है, इस वाली वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है, ठीक है, जो यूजर ने एंटर की है, वो हमारे वेब पेज के ऊपर भी शो हो। ठीक है, सिर्फ इस बॉक्स के अंदर तो ना लिखी हो। ठीक है, प्रॉपर जो है वो उस वेब पेज के ऊपर भी शो हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज करते हैं। अब क्या होगा कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या लिखा है, इनपुट फ्रॉम द यूजर वाज। ठीक है, तो अब ये एज इट इज लिखा है था। उसके बाद कॉमा आईपी हम लोगों ने वेरिएबल यूज किया है। इसके अंदर जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की होगी, जो भी इस आईपी वेरिएबल को वैल्यू मिली होगी, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इस बॉक्स के अंदर 50 एंटर किया था, तो यहाँ पे आईपी को क्या वैल्यू मिलेगी, 50 वैल्यू मिलेगी। इसको हम लोग प्रॉपर कोड के थ्रू करते हैं तो हमें समझ आएगी कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे एक हम लोग प्रॉपर एचटीएमएल का कोड लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, टैग यूज करते हैं एचटीएमएल। ओके, इसके अंदर हम लोग हेड के टैग यूज करेंगे। हेड के टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टाइटल ऐड करते हैं। और टाइटल फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि यूजर ना दो वैल्यूज एंटर करे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो वैल्यूज एंटर करे उनका सम कैलकुलेट होके आ जाए। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एडिशन के एग्जांपल परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम टाइटल ऐड कर देंगे एडिशन। ओके, उसके बाद हम लोग हेड से बाहर आ जाएंगे और बॉडी का टैग एंटर करेंगे। बॉडी के टैग के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग एक मेन हेडिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, एक मेन हेडिंग हम लोगों ने दे दी, फॉर एग्जांपल एडिशन। ठीक है, एडिशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है यूजिंग प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू जो भी यूजर इस बॉक्स के अंदर वैल्यू एंटर करे, वो वैल्यूज जो है वो प्रिंट होके आ जाएं। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे कि हम लोग लॉजिक ऐड करें। अब हम लोग क्या करें, हम लोग सबसे पहले ऑब्वियसली हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूजर से कोई भी दो वैल्यू लेंगे और उनका जो है वो सम कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, var num1। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग एक वेरिएबल num1 एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और उसको जो वैल्यू क्या असाइन हो जाए, जो भी यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू उसको मिल जाए। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर को आइडिया हो जाएगा कि हाँ पे उसने फर्स्ट नंबर एंटर करना है। इसके बाद टर्मिनेटर, एक और वेरिएबल बनाएंगे num2 के नाम से। और यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको वैल्यू असाइन करेंगे। प्रॉम्प्ट में फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं एंटर। ओके, एंटर सेकंड नंबर। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। अब हमने उसका सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे,
एक और वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का, और उसके अंदर इन दो का मतलब जो आंसर होगा सम करने के बाद ऑब्वियसली आंसर आएगा, उसको हम लोग सम वेरिएबल के अंदर हम लोग एंटर कर देंगे। ओके, वी आर सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया। साथ ही हम उसको क्या वैल्यू असाइन करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि जो नम वन है प्लस नम टू है। ओके, ये हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू आई होगी। फॉर एग्जांपल वैल्यू जो है वो आ रही है यहाँ पे। ओके, अब नम वन के अंदर फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया है टू, नम टू वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू एंटर की है फॉर एग्जांपल थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, यहाँ पे थ्री, इनका सम कैलकुलेट होगा। ठीक है, फाइव आंसर आएगा, और जो फाइव आंसर आएगा वो इस वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली इस सम को प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे प्रिंट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल पहले हम लोग एज इट इज लिखना चाहते हैं कि द सम ऑफ टू नंबर इज। ओके, उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जो भी वैल्यू एंटर की है, जो भी वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल सम की जो भी वैल्यू आई है वो हम लोग शो करवाना चाहते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोमा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम। ठीक है, अब मैंने एक बात की थी कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने जिस केस में लिखा हुआ है, लोअर केस में लिखा है, अपर केस में लिखा है, ये सम में एस अगर स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल होगा, यू अगर स्मॉल है तो स्मॉल होगा। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जो एस है उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो जो सम के अंदर वैल्यू आई होगी वो इसके अंदर स्टोर नहीं होगी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे सम इस तरह से करके लिखेंगे, और आखिर में जाके हम क्या करेंगे, टर्मिनेटर ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे जो है वो इसकी लॉजिक कंप्लीट हो गई है। इसको हम करते हैं कंट्रोल एस, उसके बाद ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स शो हो गया, इसे हम लोग पॉपअप बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एंटर करते हैं फाइव। ठीक है, ओके करेंगे। ओके, यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम आया है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया है, यहाँ पे दूसरा बॉक्स क्यों नहीं शो हुआ। ओके, इसको हम लोग दोबारा से करते हैं। ओके, यहाँ पे समझ आइए क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने पी कैपिटल लिख दिया, तो यहाँ पे हमें पी स्मॉल करना है, क्योंकि जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं इसके अंदर जो भी केस पहले से सेट कर दिया गया हमें उसी केस में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एस करेंगे और ओपन डिफॉल्ट ब्राउजर पर जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने फाइव एंटर कर दिया। अब देखें, अब दूसरा बॉक्स जो हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट का फंक्शन था उसमें हम लोगों ने पी कैपिटल लिख दिया था। ओके, अब यहाँ पे हमने पहले फाइव एंटर किया, अब हम फोर एंटर कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, नाइन। ओके, अब देखते हैं कि क्या हमारा जो कोड है वो ठीक तरीके से चल रहा है। ओके, अब इसने हमें क्या दे दिया, सबसे पहले हमने एक हेडिंग लिखी थी, एडिशन एडिशन यूजिंग प्रॉम्प्ट। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने लिखा था द सम ऑफ टू नंबर इज, वो एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम जब बॉक्स के अंदर फाइव एंटर किया, यहाँ पे फाइव आ गया, फोर आ गया। ओके, अब इसमें क्या मिस्टेक है, इसने तो नाइन हमें आंसर देना था, क्योंकि फाइव प्लस फोर कितना होता है, नाइन। लेकिन इसने क्या किया है, फाइव और फोर इकट्ठा करके लिख दिया, इंस्टेड ऑफ कि ये हमें एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करके देता। इसमें क्या मसला है, इसमें ये मसला है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज किया, इसके इस बॉक्स के अंदर जो भी हम एंटर करते हैं ये समझता है कि हम लोगों ने कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप एंटर किया है, कि कोई हम लोगों ने अल्फाबेट एंटर किया है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग एंटर किया है। ठीक है, फाइव, इसने समझा कि कोई ये स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट का फंक्शन हमेशा ये समझता है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी आ रहा है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ठीक है, वो कोई अल्फाबेट है, वो कोई वर्ड है। तो वो क्या करते हैं कि जितने भी हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट के फंक्शन यूज करेंगे, जितने बॉक्सेस आएंगे उन सब के आंसर्स को वो इकट्ठा करके लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बॉक्स में हम लोगों ने फाइव लिखा, इसने एज इट इज फाइव लिख दिया। साथ ही दूसरे बॉक्स में हमने फोर लिखा, साथ ही ये फोर लिख देगा। अगर हम लोग यहाँ पे कोई तीसरा प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज करते हैं और तीसरा हमारे पास बॉक्स आता है और उसके अंदर हम लोग कोई और नंबर एंटर करते हैं, वो साथ ही उसके डिस्प्ले करवा देगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हम लोगों ने डाटा एंट्री किया है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, वो स्ट्रिंग है, असल में ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉम्प्ट फंक्शन ये समझता है कि इसके अंदर स्ट्रिंग है। तो हमें उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक और काम करना होगा। पहले हमें
जो हम लोगों ने यहाँ पे num1 एंटर किया है, num1 के अंदर जो भी वैल्यू है हमें पहले उसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? ठीक है, कैसे करते हैं? num1 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर, तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नंबर। ओके, और इसके अंदर हम लोग क्या एंटर करते हैं? num1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी num1 की वैल्यू है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसकी जो भी डेटा टाइप है, इट डजेंट मैटर, वो स्ट्रिंग में है, वो करेक्टर में है, वो बूलियन में, जिस भी डेटा टाइप में है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटर यूज करेंगे। इसी तरीके से जो num2 हम लोगों ने एंटर की है उसको भी नंबर में एंटर कर दो, उसको भी नंबर बना दो। ठीक है, num2 इक्वल टू, ये है हमारे पास नंबर का फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे num2। अब जितनी भी हम लोग वैल्यूज एंटर करेंगे उसको वो नंबर कंसिडर करेगा, अब उसको ये समझेगा कि अब मुझे कोई नंबर डेटा टाइप दी गई है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि केस हम लोगों ने ठीक एंटर किए हैं। ओके, अब उसके बाद हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पर जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग 5 एंटर करते हैं, नेक्स्ट में हम 4 एंटर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसने 9 आंसर दिए। अब इसने समझा है कि जो मुझे वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, वो नंबर में थी और मुझे उनको ऐड करना है। पहले क्या किया कि फ्रॉम फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू एंटर करते हैं वो नंबर में, वो स्ट्रिंग में, वो जिस भी डेटा टाइप में है, वो उसको स्ट्रिंग ही कंसिडर कर रहा होता है। ठीक है, और उसको साथ साथ लिखता जाता है जैसे पहले इसने किया। ओके, अपने नोट्स की तरफ जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है वेरिएबल के अंदर, वो क्या है कि जब हम लोग कोड लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये कोड लिखा। ओके, हम लोगों ने ये कोड लिखा, इसमें क्या होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, लाइन बाय लाइन चल रहा होता है कि फॉर एग्जांपल पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी या ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन रन होगी, फिर ये लाइन रन होगी, फिर ये लाइन रन होगी। ओके, मतलब इसमें जो सीक्वेंस है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। या फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल नेम इक्वल टू एहसन दिया है। ठीक है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगी और बाद में जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो वो वही लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें क्या होता है, अक्सर ये प्रॉब्लम आता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम, सॉरी, प्रोग्राम रन लाइन बाय लाइन इन अ सीक्वेंस। ठीक है, जो प्रोग्राम होता है वो एक सीक्वेंस में रन हो रहा होता है। अब वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज बिफोर इट इज यूज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग एक कोड लिख रहे होते हैं तो हमें हमेशा पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए, एक वेरिएबल बनाना चाहिए, और बाद में हमें उसको इनिशियलाइज करना चाहिए। ठीक है, या उसी लाइन में हमें इनिशियलाइज करना चाहिए या उसको वैल्यू असाइन करनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसा कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया ही नहीं है, ठीक है, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल हमने नहीं बनाया, जस्ट हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी है, फॉर एग्जाम्पल 80, राइट, और नेक्स्ट लाइन पे जाके हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं वेरिएबल मार्क्स। ठीक है, इस लाइन में हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन में हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन कर दिया है, और नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जाके उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें एरर दे देगा। ठीक है, पहले से वो वेरिएबल बना ही नहीं है, कोई वेरिएबल है ही नहीं जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करें, तो इस टाइम पे जब पहुंचेगा तो वो उसको एरर दे देगा, वो कहेगा कि कोई मार्क्स नाम का वेरिएबल ही नहीं है। वो ये नहीं देखेगा कि पहले मैं बाकी कोड देख लूं कि कहीं आगे जाके इन्होंने वेरिएबल बनाया हो। ठीक है, तो ऐसा यहीं पे एरर देगा और आपका पूरा कोड जो है वो रन ही नहीं होगा। तो इसलिए पहले हमें डिक्लेरेशन करनी होती है, पहले हमें एक वेरिएबल को बनाना होता है, उसके बाद जाके हमने कोई वैल्यू असाइन करनी होती है। जिस तरह से यहाँ पे करेक्ट कोड क्या है कि पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे, और यहाँ पे जाके हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे एहसन है यहाँ पे, तो ये प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इनकरेक्ट कोड देखें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम, अभी तक तो इससे पहले कोई लाइन नहीं है, हमने पहले कोई भी वेरिएबल बनाया ही नहीं है, तो वेरिएबल के अंदर ना हमने कोई वेरिएबल बनाया है, ना ही हमने कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, तो इस लाइन में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे कहेगा कि ये कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर दे देगा कि ये अनडिफाइंड है, क्योंकि ये कोई वेरिएबल भी नहीं है, इसकी ना ही कोई वैल्यू है। ये नहीं देखेगा कि आगे जाके देखूं क्या पता नेम नाम का कोई वेरिएबल बनाया हो और उसको कोई वैल्यू असाइन की हो। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। रीजन क्या है कि द वेरिएबल नेम इज डिक्लेयर आफ्टर इट इज यूज। अब यहाँ पे क्यों जो है वो एरर आया है, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन बाद में की है। ठीक है, यूज कर पहले हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया, पहले हम इसको लिखवाना चाह रहे हैं वेब पेज के ऊपर, और बाद में हम इसको बना रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। तो इसलिए सीक्वेंस को जो है वो कंसिडर करना होगा, सीक्वेंस जो है वो ठीक होना चाहिए, पहले डिक्लेरेशन करें, फिर इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद हम उस वेरिएबल को कहीं भी कोड में आगे जाके यूज करें।
ओके, यहाँ तक जो है वो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट था। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।